जय हिंद भाई सारे भैया ने। आज आप कर रहे हैं भाई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का उत्पादन। लेक्चर नंबर हमारा 4 रहेगा ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम आज पढ़ेंगे नाभिकीय पावर प्लांट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे आज। इसमें जो बेसिक थ्योरी रहेगी और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम आज कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास भाई। यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली किस तरीके से उत्पादित की जाती है? ऑप्शन दे रखा है थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या ऑप्शन डी दे रखा है गैसीय पावर प्लांट से। कौन से किए जाते हैं भाई इनमें से चारों में से आप बताना थोड़ा। ये इसमें उत्तर भी दे रखा है ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट। हम हमारे भारत में थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा विद्युत को उत्पादित करते हैं। क्यों करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे इंडिया में 65 से 70% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से विद्युत का उत्पादन 65 से 70% करते हैं टोटल विद्युत उत्पादन का। ठीक है, बिजली विद्युत ऊर्जा थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित होती है कोयले को जलाकर पानी गर्म करके भाप की तेज रफ्तार की सहायता से। ये हो गया थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि थर्मल पावर प्लांट से कैसे विद्युत उत्पादित की जाती है। ये एक छोटा सा नोट्स है, इसमें कंप्लीट कैसे की जाती है पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से डिटेल में आपको समझाएंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताएंगे। यह सबसे महंगी विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में लगती है। ठीक है, ये जो अभी थर्मल पावर प्लांट के बारे में बता रहा हूँ ये सिर्फ एक नोट है। ठीक है, हम डिटेल में आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जो आगे आपको क्लास में मिलेगा, और जो थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिटेल में है उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में जो भी कंटेंट है वो आपको बताएंगे। ठीक है, यह विधि सबसे महंगी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस चीज़ की लगती है? कोयले की ट्रांसपोर्टेशन में। कोयले की खान से और जो हमारा जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है वहाँ तक कोयले को लेके आने में जो कॉस्ट लगती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, रनिंग कॉस्ट इसकी सबसे ज़्यादा होती है इस विद्युत उत्पादन के विधि में। बाकी की जैसे हाइड्रो पावर प्लांट की हो गई या न्यूक्लियर पावर प्लांट की होगी, उसमें जो ईंधन होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है बहुत कम होती है। ठीक है, और रनिंग कॉस्ट होती है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है। प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है थर्मल पावर प्लांट में, सबसे ज़्यादा बिजली इसी विधि से बनाने के कारण। ठीक है, सबसे ज़्यादा इससे बिजली बनती है ना, और इसमें धुआं भी बहुत निकलता है कोयले को हम जलाते हैं, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसके फ़ायदे बता रखे कि फ़ायदे क्या है इसके। रिलायबल है, भरोसेमंद है ये। भरोसेमंद है। यदि कोयला हमारे पास स्टॉक में है तो 12 महीने कभी भी हम बिजली बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है पानी से बांध बनाकर जो पानी विद्युत उत्पादित की जाती है उसमें हम 12 महीने नहीं बना सकते। उसमें हमें देखना होता है कि हमारा जो पानी है वो स्टोर है भी है कि नहीं है, और गर्मी के मौसम में या ऐसे मौसम में जिसमें बांध में पानी अवेलेबल नहीं है, उतना पानी नहीं है जितने से हम विद्युत उत्पादित कर सकते हैं, तो हम उस टाइम विद्युत नहीं बना सकते हाइड्रो पावर प्लांट से। जबकि कोयला का जो थर्मल पावर प्लांट है उससे हम, अगर हमारे पास स्टॉक में कोयला है, मोस्टली ये होता ही है कोयला अभी
वर्तमान में तो स्टॉक में रहता है, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत कम होता जा रहा है। वर्तमान में ये रिलायबल है, जिस टाइम हमें बिजली होती है उसी टाइम हम थर्मल पावर प्लांट को चलाते हैं और उसको बिजली उत्पादित कर देते हैं। आगे है, जब हाइड्रो पावर प्लांट में सर्दियों में या पानी की उपलब्धता के समय ही बिजली बना सकते हैं। नदी का पानी का स्तर भी मौसम के साथ घटता बढ़ता रहता है और अपर्याप्त हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रो पावर प्लांट के कंपैरिजन में जो थर्मल पावर प्लांट है वो ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कैसे हम जो विद्युत का उत्पादन वो करते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ये सोर्स है, दो भागों में बांटा गया है, कन्वेंशियल सोर्स और नॉन कन्वेंशियल सोर्स। कन्वेंस करके जिस विधि से हम विद्युत बना सकते हैं या परंपरागत रूप से हम जिस स्रोत को यूज कर रहे हैं उसको हम कन्वेंशनल सोर्स या परंपरागत सोर्स बोलते हैं। इसमें कौन सा आता है परंपरागत में? कोयला आता है, डीजल आता है, प्राकृतिक गैस आता है, नेचुरल गैस, ठीक है। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, गैर परंपरागत स्रोत, उसमें कौन सा आता है? गैर परंपरागत का मतलब है जो वर्तमान में अभी यूज किया जा रहा है, जो सदियों से नहीं यूज किया जा रहा है। जो कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये सदियों से यूज किया जा रहा है, ये परंपरागत है। जो परंपरागत हम यूज करते आ रहे हैं, सदियों से यूज करते आ रहे हैं। और गैर परंपरागत का मतलब ये है ये अभी यूज किया जा रहा है, ठीक है। सोलर हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया, समुद्री तरंग से जो हम विद्युत उत्पादित करते हैं, ये विधि होगी नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, या गैर परंपरागत। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है? हम इन सोर्सों के माध्यम से या इन स्रोतों को कन्वेंस करके जिस टाइम हम चाहे विद्युत नहीं उत्पादित कर सकते। हमें डिपेंड होना होता है कि उस मौसम पे, कि सोलर एनर्जी के लिए हमें सूर्य पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर रात में हम चाहे कि विद्युत उत्पादित करें तो रात में नहीं हो सकती, जबकि कोयले पे दिन रात 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही डीजल में है, ठीक है। इनको कन्वेंस कर सकते हैं किसी भी टाइम विद्युत उत्पादित करने के लिए। जबकि नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जो, उसको कन्वेंस नहीं कर सकते स्रोत को कि हमें अभी बिजली बनानी है, जबकि हमें बिजली उसी टाइम बनानी पड़ेगी जिस टाइम हमारे पास वो सोर्स अवेलेबल होगा। जैसे विंड होगा, विंड पावर प्लांट में क्या होगा? जब तेज हवाएं चलेगी हम केवल तभी हम विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। इसलिए हम इन स्रोतों को कन्वेंस नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोल देते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। याद रहेगा आपको ये, ठीक है। और गैर परंपरागत का मतलब ये वर्तमान में यूज करने स्टार्ट हुए, ठीक है। मतलब 40-50 सालों से ही हम इनको यूज करने लगे, इससे पहले हम इनको यूज नहीं करते थे। आगे देखते हैं परंपरागत स्रोत। जिन स्रोत के द्वारा हम सदियों से विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं तथा सीमित भंडार है। सीमित का मतलब ये समाप्त हो जाएंगे जब हम ज़्यादा यूज करेंगे इसको, और फ्यूचर में इसके मात्रा बहुत कम देखी जाएगी, ठीक है। गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जिन स्रोतों का यूज हम विद्युत बनाने के लिए नई पीढ़ी से ही होने लगा है, ठीक है। इनका यूज कब होने लगा है? अभी आधुनिक काल में ही होने लगा है, और इसके असीमित भंडार हैं, ठीक है। जो हवा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, इनके असीमित भंडार है, मतलब इसको ख़त्म, ये जो सोर्स है ये ख़त्म नहीं होंगे। जबकि सीमित का मतलब हमें लिमिटेड टाइम के लिए है बस। क्वेश्चन आगे प्रीवियस का ही, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन दे रखा है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, या सभी है। ये सभी पारंपरिक है, ठीक है। ये सदियों से चलते आ रहा है, कोयला भी, पेट्रोल भी और प्राकृतिक गैस भी। उत्तर डी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स नहीं है?
नॉन कन्वेंशनल सोर्स बताना आपको कौन सा है, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी नेचुरल गैस होगा या डी विंड एनर्जी होगा। नॉन कन्वेंशनल क्या समझाया था आपको, जिसको हम कन्वेंस नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं है। ऑप्शन में बोल रखा है कि जिसको हम कन्वेंस नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा स्रोत नहीं है। इसका मतलब कन्वेंशनल बताना है हमें, नॉन कन्वेंस नहीं है का मतलब कन्वेंस, जिसको हम कन्वेंस कर सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है इसमें जिसको हम कन्वेंस कर सकते हैं? क्या हाइड्रो को कर सकते हैं, पानी को हम कन्वेंस कर सकते हैं? क्या हमारे पास अगर सीमित पानी नहीं होगा तो हम कन्वेंशन नहीं कर सकते? तो नॉन कन्वेंशनल ही होगा ये, ठीक है, जबकि हमें नहीं पूछ रखा है क्वेश्चन में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार हम पढ़ लेते हैं दिया होता नहीं और पर्सनल एनर्जी सोर्स है, जबकि ऑप्शन में हमें एग्जाम के प्रेशर में हमें ये नहीं दिखता ही नहीं है, ठीक है। इस पर ध्यान रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आपको एग्जाम में। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें कौन सा कन्वेंशनल सोर्स है भाई, हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, नेचुरल गैस है या विंड एनर्जी है। इसमें नेचुरल गैस है जो, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेचुरल गैस है, इसको हम कन्वेंस करके विद्युत उत्पादित कर सकते हैं। अगर नेचुरल गैस ऑप्शन में नहीं है और इसकी जगह पे कोई और दे देता है, जैसे कि यहाँ पे क्या रखें, हाइड्रो, सोलर, विंड, जैसे यहाँ पे टाइडल सोर्स लगा लेते हैं कि तरंगीय विद्युत सोर्स, ठीक है। तो इसमें अगर ये हाइड्रो होता, टाइडल होता, सोलर होता है, नेचुरल की जगह मतलब टाइड इलेक्ट्रिक प्लांट होता, तो इसमें ऑप्शन उत्तर ए ठीक हो जाता हमारा, ठीक है, क्योंकि टाइड भी डिपेंडेंट होता है, जबकि हाइड्रो को मतलब हाइड्रो एनर्जी का जो सोर्स है इसको हम दोनों में लेते हैं, कन्वेंशनल में भी लेते हैं, नॉन कन्वेंशनल भी में भी लेते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे इसको क्यों लेते हैं ऐसे, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर हमारा नेचुरल गैस दे रखा है या मतलब डायरेक्ट ऐसे दे रखा है जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, तो हमारा ऑप्शन वो हो जाएगा। अगर हमें ऐसे लग रहा है कि हाइड्रो, टाइड, सोलर और विंड दे रखा है, इनमें से हमारा उत्तर हाइड्रो हो जाएगा। अभी आप इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है इसके अनुसार हमारा उत्तर नेचुरल गैस हो जाएगा, ये याद रख लेना। ये समझा रखा है कन्वेंशनल सोर्स कौन सा होता है, जिसको कन्वेंस करके यूज कर सकें जब चाहे, जब किसी भी समय में, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल कौन सा होता है, नॉन कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल को हम बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, जो अभी नई पीढ़ी से हम यूज करते हैं। वी डिपेंड ऑन ए पर्टिकुलर वेदर नो यूजेबल व्हेन वी वांट, जब हम चाहते हैं उसको तभी यूज नहीं कर सकते नॉन कन्वेंशनल को। हम किस पे डिपेंड होते हैं, वेदर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, वातावरण पे, उसके मौसम पे डिपेंड करता है हमारा कि हम उसको यूज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हम निम्नलिखित प्रकार से बिजली बना सकते हैं या बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए का थर्मल पावर प्लांट से, सबसे ज़्यादा इसी विधि का उपयोग किया जाता है, इसी पावर प्लांट का प्रयोग किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं भाई, ठीक है। इसमें इस पावर प्लांट के माध्यम से 65 से 70% इंडिया का जो विद्युत खपत है उसका, या विद्युत जो उत्पादन है उसका 65 से 70% थर्मल पावर प्लांट से ही हमारे विद्युत उत्पादित की जाती है। 20% हम हाइड्रो पावर प्लांट से विद्युत उत्पादित करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 से 3% करते हैं। हरियाणा में ये गोरखपुर जो फतेहाबाद का गाँव है उसमें लगा हुआ है, ठीक है। 2800 मेगावाट का 2800 मेगावाट का ये पावर प्लांट है जो
कहाँ लगा हुआ है? गोरखपुर, फतेहाबाद, ये हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसमें 2800 में 4 यूनिट है 700 के, ठीक है। 1 यूनिट 700 की है तो 4 यूनिट लगी हुई है यहाँ पे। तो 65 से 70% हो गया थर्मल पावर प्लांट का। हाइड्रो पावर प्लांट का 20% हो गया, ठीक है। 20% हम सेकंड नंबर पे हाइड्रो पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी काफ़ी कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस भी होता है और इन फ्यूचर में हम इसको ज़्यादा इसके यूज़ को बढ़ावा देंगे। अन्य प्रकार के प्लांट 6 से 7% अन्य विधियों से करते हैं, जैसे डीजल हो गया, गैसीय विधि हो गया, ठीक है, या सोलर पावर प्लांट हो गया। इनसे हम 6 से 7% टोटल मिला के करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट से 60 से 70%। न्यूक्लियर पावर प्लांट हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ बताया था हमें किन किन विधियों का यूज़ करते हैं हम और कौन कौन से स्रोत होते हैं विद्युत उत्पादन करने में, किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी इनके जो टाइप्स पढ़े हमने, जो थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है 3। इनको हम हमारा जो एग्ज़ाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं वो हम क्लास में करवाएंगे। कुछ इसमें करवाएंगे और कुछ नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी क्लास बनेगी उनमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करवा दिए जाएंगे या समझा दिए जाएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर, ठीक है। जो हमारा सूर्य होता है उस पे जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, वो होती है नाभिकीय संलयन के आधार पर, ठीक है। नाभिकीय विखंडन होता है किसी एक नाभिक का कई टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। ये एक था तो इसको टूट के जैसे ये 2 टुकड़ों में हो गया या 4 टुकड़ों में हो गया, इसको बोलते हैं विखंडन, टूटना। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है जो हमारे सूर्य की हीट होती है उसमें, ठीक है, वो संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। उसमें क्या होता है, कई नाभिक क्या करते हैं जुड़कर एक नाभिक में बन जाते हैं, ये बड़ा सा नाभिक हो जाता है। और ऐसे ही जैसे 4 नाभिक जुड़ के एक नाभिक बन जाता है, ठीक है, 4 नाभिकीय अणु जुड़कर ये एक बन जाता है ना, तो ऐसे में ये एक बन जाता है, प्लस में गैस रिलीज होती है, ठीक है। उस गैस से कुछ हीट रिलीज होती है, ठीक है। वही हीट हमारी जो सूर्य की एक्यूरेट ओरिजिनल हीट है उसी से बनती है। और जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस पे डिपेंड करता है? ये किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूक्लियर विखंडन। ये याद रखना आपको, न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे, ठीक है, ये 4 अणु होते हैं। ये 4 अणु या सॉरी 4 नहीं, इसमें एक अणु बड़ा होता है, ठीक है, या कई ऐसे होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसको विखंडन बोलते हैं, ठीक है। ये टूटने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से कुछ हीट बनती है, ENERGY, ठीक है, एनर्जी या हीट उत्पन्न होती है जिसका यूज हम विद्युत को उत्पादन करने में करते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें जो ईंधन है उसका कौन कौन सा यूज करते हैं? यूरेनियम करते हैं, प्लूटोनियम करते हैं और थोरियम करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में हम कोयले का यूज करते हैं ईंधन के रूप में, हीट को उत्पन्न करने के लिए हम जो ईंधन का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र में, वो कोयले का यूज करते हैं। जबकि हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें किसका यूज करते हैं ईंधन के रूप में? यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ठीक है। तो
यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है। इसको याद रख भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन ये याद रखना आपको ईंधन के रूप में कौन सा यूज करते हैं हम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको आगे बताएंगे। जो पदार्थ ज़्यादा भारी होता है या जिस पदार्थ का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वह उतना ही ज़्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप कि जिस पदार्थ का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होती है जो, वो ज़्यादा होती है, वो इतना ही अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इधर उधर गति करता रहता है। ठीक है, या कई टुकड़ों में टूट जाता है कम फोर्स से। उतनी ही ज़्यादा अस्थायी होता है, अनस्टेबल। जैसे ये हो गया एक यूरेनियम। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं, यूरेनियम पे क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, ऐसे कई न्यूट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर तेज गति से अटैक करते हैं। न्यूट्रॉन की यहाँ पढ़िए, न्यूट्रॉन की तेज गति से यूरेनियम के ऊपर बौछार लगाए तो यूरेनियम दो टुकड़े में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे कि यूरेनियम का एक पीस हो गया ये। ठीक है, ये एक अणु हो गया। तो इस पे हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं जो पावर प्लांट में। ठीक है, जैसे कई न्यूट्रॉन हो गए, इसके ऊपर अटैक करेंगे या उससे रिएक्ट करेंगे, तो ये यूरेनियम होगा, एक पीस कितने भागों में बढ़ जाएगा, ये दो पीस में टूट जाएगा, 1 2। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं ए एंड बी। ठीक है, क्या होता है कि जो यूरेनियम है उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन का बौछार करवाते हैं तो यह दो टुकड़ों में टूट जाता है, जिसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। इस प्रक्रिया में दो एटम के दो टुकड़ों के साथ न्यूट्रॉन भी काफ़ी रिलीज होते हैं। जब हम कुछ न्यूट्रॉन्स का इस यूरेनियम के ऊपर बौछार करवाते हैं तो ये यूरेनियम तो दो हिस्सों में टूटेगा ही टूटेगा। उस टूटने के बाद एनर्जी भी रिलीज होगी और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी रिलीज होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे इस विखंडन से। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रॉन भी काफ़ी रिलीज हो गए तथा एनर्जी भी निकलेगी। तो ए प्लस बी। ठीक है, ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा यूरेनियम और क्या हो जाएगा, कुछ न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे और कुछ एनर्जी बनेगी। इस एनर्जी का यूज हम बिजली बनाने में करेंगे और न्यूट्रॉन्स का हम क्या करेंगे आगे बताएंगे आपको। यूरेनियम इज ए पेरेंट एटम। ठीक है, यूरेनियम क्या हो गया, यूरेनियम को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट एटम बोलते हैं। हिंदी में माता पिता बोलते हैं, इसको हिंदी में तो नहीं आएगा, ऐसे बोल देते हैं कि पेरेंट एटम किसको बोलते हैं, यूरेनियम को, जिसका हम यूज करते हैं ईंधन के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो यूरेनियम के टुकड़े कितने, दो भागों में हो जाते हैं जब हम न्यूट्रॉन्स के उसके ऊपर बौछार करते हैं ए और बी में। ए और बी यूरेनियम के दो टुकड़े हैं तो हम इसको बोल देते हैं ए और बी आर डॉटर ऑफ एटम, डॉटर ऑफ यूरेनियम। ठीक है, या हम ऐसा बोल देते हैं कि ए और बी आर डॉटर एटम। ठीक है, इसको हम बेटियां अणु मतलब ऐसे बोल देते हैं, या इसको जैसे यूरेनियम को हम पेरेंट बोल देते हैं और ए और बी इसके यूरेनियम के टुकड़े हो गए तो ए और बी को हम डॉटर्स बोल देते हैं यूरेनियम की। ऐसे ही ए एंड बी डॉटर एटम भी आगे दो दो एटम्स में टूट जाते हैं और ये टूटते जाते हैं, ये एक चैन बन जाती है कि दो टुकड़े आगे दो दो और में टूट जाएंगे, आगे भी दो दो और में टूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी रिलीज होती रहेगी और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते रहेंगे। ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी एनर्जी का यूज हम बिजली बनाने में करते हैं। एक एटम का कई एटम्स में टूटना क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसमें कौन क्या क्या यूज किया जाता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं
वो आपको बताएंगे, ठीक है, चित्र के माध्यम से भी समझाएंगे आपको। आगे आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये न्यूक्लियर, एक सेकेंड, ये थर्मल पावर प्लांट का है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपको पॉइंट समझाए गए हैं। आप इमेजिन करके देख सकते हो कि इसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा कि नाभिकीय विखंडन पर डिपेंड करते हैं। आगे है इसके जो हम पार्ट्स होते हैं, इसमें जो जो भाग होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसको समझेंगे। मॉडरेटर, मंदक, मंदक का यूज क्या होता है ये पढ़िएंगे। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं, जैसे कि स्पीड हम जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स की बौछार करते हैं, और जितनी तेज़ी से बौछार होगी टुकड़े उतने ही तेज़ी से होते जाएंगे। अगर इनकी न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड अब बहुत ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और ऊर्जा बनेगी, जिससे विस्फोट होने का भी भय हो जाता है, भय होता है, ठीक है। इसीलिए जब हमें विद्युत उत्पादित नहीं करनी होती या कम करनी होती है, तो उस समय न्यूट्रॉन्स जो जिसकी स्पीड बढ़ गई होती है उसको स्पीड को कम करना होता है, और उस स्पीड को कम करने के लिए हम मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडरेटर के रूप में किस पदार्थ का यूज़ करते हैं वो देखेंगे अभी। न्यूक्लियर विखंडन से उत्तेजित न्यूट्रॉनों को, ठीक है, इनकी स्पीड को कम करते हैं। जैसे मॉडरेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं H2O, D2O, ठीक है, ग्रेफाइट। ये तीन याद कर लेना, बैरियम और बैरियम ऑक्साइड याद हो तो कर लेना, अदरवाइज रहने देना। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ग्रेफाइट और D2O इम्पोर्टेंट है। और बेरिलियम और बेरिलियम ऑक्साइड, इन दोनों का यूज़ हम कम करते हैं, ये महंगा होता है। मॉडरेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं तो प्लांट में थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। अगर यही काम अगर हम H2 या D2 भारी जल होता है इसी हो जाए, जो कि वेरी बहुत ही कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम महंगी चीज़ को क्यों ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए हम D2O या ग्रेफाइट का यूज़ कर लेते हैं मॉडरेटर के रूप में, जिससे न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर को समझाया गया कि अगर एक यूरेनियम A हो गया तो ये आगे दो पार्ट में टूट जाएगा, B+C में, ठीक है। तो B+C कितने में टूट जाएगा, आगे ये 2 में टूट जाएगा, ये 2 में टूट जाएगा। मान लिया कि B है वो टूट गया X+Y में, ठीक है। तो X+Y आगे फिर दो में टूट जाएगा, ये चैन चलती रहती है। न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें विद्युत विखंडन होता है, बहुत ज़्यादा विखंडन हो जाने के कारण यह गर्म हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जिसमें नाभिकीय विखंडन होता है, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। कूलेंट का क्या यूज होता है, शीतलक। नाभिकीय रिएक्टर की या नाभिकीय पावर प्लांट में विखंडन से उत्पन्न हुई हीट को दूर करने के लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं। गर्म हो जाता है ना, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया या पावर प्लांट में बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको कम करने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। कूलेंट के तौर पर हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, फिर से वही H2O, DTO और D2O या मेल्टन सोडियम, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। D2O याद रख लेना यहाँ भी कि हम कूलेंट के रूप में किसको यूज़ करते हैं, D2O को। और मेल्टन सोडियम का मतलब पिघला हुआ सोडियम को भी हम कूलेंट के तौर पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रोड का प्रयोग किया जाता है, नियंत्रक छड़े। यह विखंडन के कारण जो प्रोसेस है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो इन पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक बार में समझ में आ जाए ये कोशिश रहेगी। अगर एक बार में नहीं भी आता है
इसका कई कारण हो सकते हैं कि आपने क्या पता पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार नहीं पढ़ रहे तो हो सकता है आपने पहले ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, या कोई भी चीज़ है एक या दो बार में हम पढ़ रहे होते हैं और हमने पहले नहीं पढ़ा होता, तो वो एक बार में कुछ पॉइंट समझ में आने से रह जाते हैं। तो 2 या 3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेंगे आपको वो बता देंगे। ये थ्योरी है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं समझाएंगे तो क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब इसको समझते हैं। कंट्रोल रोड नियंत्रक छड़े, यह विखंडन के कारण बड़े न्यूट्रॉनों की संख्या को ऑब्जर्व करके उनकी संख्या को कम कर देता है। मैंने बताया था कि आपको जैसे ही यूरेनियम कई टुकड़ों टूटता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है और न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। उन न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसी कारण उनको नियंत्रित करने के लिए जो न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, समावेशित करने के लिए हम कंट्रोल रोड का प्रयोग करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, या एक तरीके से बोल सकते हैं उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। और जितने हमें न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं रिएक्ट कराने के लिए उतने उसमें अवेलेबल रहने देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रोड का क्या काम हो गया यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं जो संख्या बढ़ जाती है रिएक्ट करने से, उनको ऑब्जर्व करता है या कम कर देता है, ताकि पर्टिकुलर मात्रा के बाद नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी होएगा, उनकी स्पीड कम बेशक हो। अगर हम कम करने के लिए एक यूज़ किया था पीछे, मंदक यूज़ किया था, है ना, मॉडरेटर, तो हम कम तो कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे पावर प्लांट में न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा हमारा पावर प्लांट है। इसलिए उस कंट्रोल को, उस पावर प्लांट को कंट्रोल में रखने के लिए हम कंट्रोल रोड का प्रयोग करते हैं और न्यूट्रॉन्स की संख्या को जितनी ज़रूरत होती है उतनी रखते हैं। क्योंकि नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन्स के टकराने से ही होता है परमाणु के साथ, इस नाभिकीय विखंडन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने करती है। नियंत्रक छड़े में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, बोरोन होता है, कैडमियम होता है, हाफनियम होता है, इन्हीं से ये छड़े बनी होती है, ठीक है। बोरोन, कैडमियम, हाफनियम, ये 3 याद कर लेना आप, कि जो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंट्रोल रोड किन पदार्थों से बनी होती है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि बोरोन, कैडमियम, हाफनियम, उपरोक्त सभी। तो आप इन तीनों को उपरोक्त सभी उत्तर चुन के चूज कर सकते हो। आगे सेल्डिंग, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेल्डिंग का क्या काम होता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बचाने के लिए यूज करते हैं। सेल्डिंग होता है मतलब जैसे वेल्डिंग करते टाइम आगे कवर नहीं हो जाता है, कवर करना होता है, ऐसे ही पावर प्लांट में बहुत सारा ऐसे कवर बना दिया जाता है ताकि जो नाभिकीय विखंडन होता है उससे निकलने वाली हानिकारक किरणें जो वहाँ पे एम्प्लॉई है उनको प्रभावित ना कर सके, उनको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचा सके। इसी से बचाने के लिए हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कवच का प्रयोग करते हैं, सेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सेल्डिंग किससे बनी होती है देखेंगे अभी। सेल्डिंग क्यों यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल सेफ्टी के कारण, ठीक है। इसमें यूज़ क्या होता है, ये कंक्रीट का यूज़ करते हैं हम इसको बनाने के लिए, ठीक है, या लेड का यूज़ करते हैं, या जो रिएक्टर होता है हमारा जिसमें हमारा नाभिकीय विखंडन होता है पावर प्लांट में, तो उसी को हम गहरे पानी में उतार देते हैं ताकि जो किरणें होती है पानी से बाहर मुश्किल निकल पाती है और हम खुली हवा में होती है तो वो ज़्यादा रिएक्ट करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ क्या कर लेते हैं, उस रिएक्टर को पानी में ही स्थापित करते हैं ताकि जो किरणें होती है, हानिकारक किरणें होती है, वो वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं उनको नुकसान ना पहुँचा दें, ठीक है।
ये लिखा हुआ है, अगर वो हानिकारक किरणें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होगी तो यहाँ पे नाम लेकर ही करके कि प्रदीप कांट बी ए फादर इफ ही डोंट यूज सेल्डिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर सेल्डिंग नहीं होगा ना तो वो हानिकारक किरणें इतना हानिकारक होती है कि वहाँ पे जो काम कर रहा होता है ना, ठीक है, वो पापा नहीं बन सकता। ठीक है, इतना ही बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। तो खतरे हर जगह पे हैं, उनका खतरों से निपटना का एक ही सॉल्यूशन है कि हम सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ पे हमें सेल्डिंग का यूज़ करना होता है वहाँ सेल्डिंग यूज़ करनी चाहिए, और जिन जिन सावधानियों का हमें प्रयोग करना बताया जाता है किसी भी प्रयोगशाला में या वर्क स्टेशन पे, हमें उनका उचित तरीके से ध्यान रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए नियमों का। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है? D2O का, H2O का, कार्बन का या हीलियम का? D2O का। D2O को क्या है यहाँ पे? बाहरी जल। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है? इसका मतलब ये है, जो मॉडरेटिंग का मतलब क्या है? मंदक है क्या? मंदक कोई मॉडरेटिंग बोलते हैं शायद इंग्लिश में। एक सेकंड, हाँ, मंदक जो स्पीड कम करता है न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, जो D2O है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए। यहाँ पे ये बताया गया कि इसके परसेंटेज ज़्यादा होता है मॉडरेटिंग के लिए D2O। ठीक है, वैसे तो हम H2O का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन D2O यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट होगा। बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली टू डिक्रीज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, लगभग 4000 से 5000 रेशो होता है। अदर जो अन्य बताए गए थे उनका 250 से 300 रेशो होता है मॉडरेटिंग का। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा यहाँ हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट खत्म। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ये बता दिया, मॉडरेटिंग का हो गया, या आप नेक्स्ट आगे भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे। ठीक है, इनसे भी आप जैसे इन पॉइंटों को पढ़ेंगे तो याद रख लेना कि कंट्रोलिंग रोड किससे बनी होती है, कंट्रोलिंग रोड का क्या काम होता है। ऑप्शन आ जाएगा, ये स्पीड को कम करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है, न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करता है, या विखंडन के लिए जो उस पर बौछार के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके लिए हम कंट्रोलिंग रोड का उपयोग करते हैं। ये ना तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड कम करता है, ना ही इसकी हम बौछार करते हैं पावर प्लांट में। इसका काम क्या होता है? न्यूट्रॉन्स को संख्या को ऑब्जर्व करता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गया हम करवा देंगे आगे। अभी एक सेकंड, कितना रह गया हमारा? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में जो हम कोयला यूज करते हैं, हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा कोयला यूज किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट में जो भाग जो हम प्रयोग करते हैं किसी भी उसमें जो यूज होने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में, और उसका चित्र के साथ में कि कैसे कैसे हम थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको हम कल बताएंगे। आज हम ये बताएंगे कि इसमें जो थर्मल पावर प्लांट तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला यूज होता है वो कौन सा कोयला होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अभी। थर्मल पावर प्लांट में निम्नलिखित प्रकार का कोयला प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है एंथ्रेसाइट, नंबर 2 है बिटुमिनस, नंबर 3 है लिग्नाइट और नंबर 4 है पेट। ठीक है, 4 प्रकार का कोयला होता है जो थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है। कौन सा ज़्यादा यूज किया जाता है, कौन सा कम किया जाता है, क्यों किया जाता है कम और क्यों ज़्यादा किया जाता है, ये भी देखिए अभी। जो एंथ्रेसाइट होता है
इसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है, 90% से ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो बिटुमिनस होता है इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। और ये सेमी बिटुमिनस भी है एक, इसको हम मॉडरेट लेवल बोल देते हैं। ये वैसे तो होता नहीं है, ठीक है, बिटुमिनस से एंथ्रेसाइट ही होता है, लेकिन हम थर्मल पावर प्लांट के यूज के बिहाव पे इसको हम नाम दे देते हैं सेमी बिटुमिनस, ठीक है। ये एक एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के बीच की एक कोयले की किस्म है, उसको हम बना देते हैं, ठीक है, या एक्यूरेट में निकाल देते हैं इसको मिश्रण से, ठीक है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, जो सेमी बिटुमिनस होता है वो एंथ्रेसाइट से, इसमें एंथ्रेसाइट से कम कार्बन होता है, और बिटुमिनस होता है इससे ज़्यादा कार्बन होता है सेमी बिटुमिनस में, ठीक है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 30 से 50% होती है। पीट कोयले में 30% कार्बन की मात्रा होती है, लेस देन 30% कार्बन होता है। कोयले में कार्बन की मात्रा घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जो कार्बन की मात्रा होता है एंथ्रेसाइट में होती है, फिर बिटुमिनस में होती है, उसके बाद लिग्नाइट में होती है, और उसके बाद पीट में होती है। सबसे कम पीट में होती है और सबसे ज़्यादा किस में होती है? एंथ्रेसाइट कोयले में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। कोयले में कठोरता का घटता क्रम, जितना ज़्यादा कोयले में कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा वो कठोर होगा, ठीक है। क्योंकि कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा वह उतना ही ज़्यादा कठोर होगा। ओके, कोयले की क्लोरीफिक वैल्यू, क्लोरीफिक मान क्या होता है? ये किसी भी ईंधन को, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा निकलती है ना, उसी ऊष्मा को हम कैलोरीफिक मान बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना 1 कैलोरी ऊष्मा, तो 1 कैलोरी ऊष्मा कैसे बोलते हैं कि 1 ग्राम ईंधन से, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम उस उत्पन्न 1 ग्राम ईंधन से निकली ऊष्मा को हम कैलोरीफिक मान बोलते हैं। 1 सेकंड। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान किसका होता है? एंथ्रेसाइट कोयले का, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है उसमें कैलोरीफिक मान सबसे ज़्यादा होगा, और ऊष्मा सबसे ज़्यादा निकलेगी उसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब 1 ग्राम में ये लगा लो, इसमें 100 जूल, जैसे ठीक है, 1 ग्राम में इसमें लगा लो 100 जूल निकलती है एंथ्रेसाइट में। तो पीट सबसे कम कार्बन होता है, तो उसमें कितने होंगे? मान लो कि 20 जूल ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे होता है ये। 1 सेकंड यार। हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कोयले की रैंक का घटता क्रम। कोयले में अधिक कार्बन की मात्रा अच्छी रैंक होती है, क्योंकि जितनी कार्बन की मात्रा अधिक होगी उतनी ही ऊष्मा अधिक होगी। हमें विद्युत बनाने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा ही तो चाहिए। तो हम जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उसी को हम अच्छा मानेंगे विद्युत जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट की रैंक क्या होगी? हाईएस्ट रैंक होगी। लोएस्ट रैंक किसकी होगी? पीट की, क्योंकि पीट में कार्बन की मात्रा कम होती है, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा कम होगी तो ऊष्मा भी कम होगी, तो हमारे लिए वो माइनस पॉइंट होएगा, लोएस्ट रैंक होगी इसकी। जिस कोयल में कार्बन मात्रा अधिक, उसमें मान अधिक, क्लोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगी। आगे बढ़ेंगे। पल्वेराइज्ड कोयल, बारीक पिसा हुआ कोयला का यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और कोयला आसानी से जल जाता है।
क्योंकि अगर हम एक तो मोटे मोटे ऐसे पीस लें कोयले के, तो उनके बीच में जैसे हम देखते हैं कि सेब की टोकरी में अगर गोल सेब होता है तो हम उसकी टोकरी में लगाते हैं तो जगह रह जाती है, टोकरी फुल नहीं भरती, उसका एरिया कवर नहीं कर पाती वो सेब। ठीक है, अगर हम उस सेब को कूट देते हैं अच्छे से ठोक के, या मतलब उसका जूस निकाल देते हैं, ठीक है, और उसको उसमें टोकरी में भर देते हैं, तो उसका एरिया जो कवर कर लेता है। ऐसे ठोक ठोक के भरेंगे ना, बहुत ज़्यादा मतलब सेब आ जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे ही कोयला है, अगर कोयला को अगर हम पीस के माध्यम से उसमें टैंक में यूज करेंगे थर्मल पावर प्लांट में, तो उसका एरिया कम होगा और जलने में आसानी से नहीं जल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जिस हम पिसा हुआ कोयले का यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और कोयला आसानी से जल जाएगा, इसीलिए हम पिसे हुए कोयले का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे हार्डेस्ट कोयला कौन सा हो गया, एंथ्रेसाइट, बिकॉज ऑफ जो कार्बन की क्वांटिटी होती है इसके अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पल्वराइज पीसना करना कठिन है। पल्वराइज करना कठिन है, इसको पीसना कठिन है, क्योंकि हार्डेस्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा कठोर हो गया। अगर हम बहुत ज़्यादा कठोर चीज़ को पीसेंगे, अगर हम पत्थर को पीसने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो एंथ्रेसाइट को पीसना मुश्किल है। सो हम इसका यूज़ नहीं करते थर्मल पावर प्लांट में, बहुत कम यूज़ करते हैं, असल में करते ही नहीं है। ठीक है, इस समस्या के कारण, क्योंकि हम इसको पीस नहीं पाते। हम सेमी बिटुमिनस कोयल का यूज़ करते हैं, इसको पीसना भी थोड़ा आसान होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, और उसमें मान भी उच्च होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मान होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट से थोड़ी ही कम होती है सेमी बिटुमिनस कोयल में। वी यूज कोयला इन थर्मल पावर प्लांट, सेमी बिटुमिनस और बिटुमिनस कोयल। नेक्स्ट है सेमी बिटुमिनस कोयला, ऐसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस कोयल से ज़्यादा और एंथ्रेसाइट से थोड़ी कम होती है। कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट से थोड़ी कम और बिटुमिनस कोयल से कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये इसका डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का। इसमें क्या दे रखा है, ये हमारा बॉयलर दे रखा है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोयला होता है, और यहाँ से हम कोयला डालते हैं, ये दे रखा जो। उसके बाद में इसमें जो बॉयलर है, बॉयलर के माध्यम से एक पाइप जा रखी है। ठीक है, इस पाइप में क्या होता है, पानी जाता है पंप के माध्यम से। ठीक है, पानी जाता तो इसके अंदर जो ये पाइप होती है और कोयला जलता है। कोयला जलने से पाइप में जो पानी होता है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भाप तेज़ी से टरबाइन, यहाँ टरबाइन होता है आगे, टरबाइन पे पड़ता है, और टरबाइन तेज़ी से घूमता है। ठीक है, तेज़ी से घूमता है तो इससे जनरेटर कंबाइंड होता है, जनरेटर भी घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है हमारी। ठीक है, और जो टरबाइन में बची हुई भाप होती है वो वापस यहाँ पे आके कंडेंसन हो जाती है कंडेंसर में। ठीक है, वापस पानी में बदल जाती है, और ऐसे ही वो भाप गर्म पानी में बदल जाती है, और ये पानी वापस यूज़ कर लिया जाता है इसमें। ये आज चित्र बताया बस आपको थर्मल पावर प्लांट का, इसको जो थ्योरी होगी और क्वेश्चंस होगी इससे रिलेटेड, इसको हम कल करेंगे। आज आपको बस कोयले के बारे में बताया और आपको पढ़ाया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको भी हम कल करवा देंगे, थर्मल पावर प्लांट में अच्छे से समझाएंगे आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर क्या होता है। ठीक है, इसमें राख होती है, उस राख का क्या यूज होता है, जो बच जाती है, जो चिमनी में फ्लू गैसेज होती है। ठीक है, उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में ना जा पाए। ठीक है, कूलिंग टावर क्या होता है और कंडेंसर क्या होता है। ठीक है, इसमें जो भी यूज़ करते हैं हम, जो भी प्रक्रिया होती है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज हमने पढ़ाया कोयले के टाइप्स,
विच इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट। आज क्या पढ़ाया? टाइप्स ऑफ कोयला विच इज यूज इन, जो हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं। और दूसरा पढ़ाया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, पढ़ लेना इसको भाई। और ये हमारा चैनल, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप कर पा रहे हो, आप क्वेश्चन लगा लेना। हम भी इससे रिलेटेड या प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको प्रीवियस जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करवा देंगे। ठीक है, एक ही क्लास में सब पॉसिबल नहीं है, इसमें थ्योरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में एक बार सभी जो भी विधिया उसको करा देंगे, उसके बाद एमसीक्यू भी आपको करवा देंगे। ठीक है, अच्छी लगी होगी तो भाई ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी नाम से हमारा इलेक्ट्रीशियन करियर केंद्र के नाम से ही टेलीग्राम है, जिस पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। उसको आप पढ़ लेना, बाद में रिवाइज करने के लिए। क्लास देखने के बाद आपको दोबारा से क्लास नहीं देखने की ज़रूरत, आप पीडीएफ से इसको रिवाइज कर सकते हो क्लास को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। और हमारी तरफ से कोशिश अच्छी रहेगी, आपको क्लास में याद करवा दिया जाए और कोई डाउट ना रहे। अगर डाउट रहता तो आप दोबारा कमेंट में पूछ सकते हो। और कोई भी आपके मन में कोई टॉपिक है कि हमें इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से उस जो आप कमेंट में टॉपिक डालोगे उसको करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा और आपके डाउट को दूर करूंगा। तो ये था आज का जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नाभिकीय पावर प्लांट पढ़ाया आपको और कोयले के बारे में बताया। ठीक है, थ्योरी आपको पढ़ा दी है। प्रीवियस एग्जाम से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए वो आपको थ्योरी के बाद में, ठीक है, वो आपको करवा दिए जाएंगे। यूट्यूब चैनल हो गया इलेक्ट्रिशियन करियर के अंदर, आप सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट वीडियो के लिए। और इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा जो हमारा एएलपी का एग्ज़ाम वो आने वाला है। ठीक है, हरियाणा का जो एससी और एएलएम के एग्ज़ाम है वो भी आएंगे। अभी पहले भी डेट आ रखी है, हरियाणा सरकार ने कई कारणों से वो आगे बढ़ गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए हमारे साथ में। और इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए जो भी क्लास होगी आप यहाँ इस चैनल पे देख सकते हैं। मैं हूँ अमित भाई, धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।